Students, welcome to Unacademy CA 360 Foundation. I am Shivani Sharma, your Paper 3 Quantitative Aptitude Educator. So बच्चों, हम लोगों ने अपने इस सेशन की शुरुआत की थी सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ. आई होप आप सभी बच्चों ने इस वीडियो को जरूर देखा होगा ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने पेपर 3 की डिमांड को समझ सको. ये जानना बहुत जरूरी है कि पेपर 3 दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को पढ़ने का सही तरीका क्या है. तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा. इसके बाद बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था एक बड़ा ही शानदार चैप्टर दैट इज इक्वेशंस एंड आई होप आपको इक्वेशंस पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है. आज हम आगे बढ़ाएंगे अपने इस चैप्टर को, लेकिन इससे पहले लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. So yes, Bacha Party, I will be taking your paper 3 that is quantitative aptitude. बच्चों, I have 7+ years of experience in teaching mathematics and I am gold medalist in MSc and BSc Maths. आप में से हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने मुझसे क्लास 11th and 12th में मैथ्स ऑलरेडी पढ़ा होगा, as I teach mathematics in class 11th and 12th and your paper 3 in CA Foundation. Let's begin the session, बच्चा पार्टी. हमने इक्वेशन स्टार्ट किया था एंड आज के इस सेशन में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक आप लोगों के लिए नया नहीं है. द टॉपिक इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. ये टॉपिक आप लोगों के लिए नया नहीं है, आप इसे पहले भी पढ़ चुके हो. याद दिलाऊं कब पढ़ा था बच्चों? आपने इसे पढ़ा था क्लास 10th में. ठीक है, क्लास 10th में यू हैव स्टडीड दिस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. अब हमारे इस पेपर 3 में हमारे लिए नया क्या है? अगर आप लोगों को याद हो तो जब आपने क्लास 10th में ये टॉपिक पढ़ा था तब वहां पे इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड आपके सामने आए होंगे और उन सभी मेथड्स को आपने सीखा होगा. अब आप सोच रहे हो कि यार अभी सीए फाउंडेशन में क्या हमें वो सारी चीजें दोबारा पढ़ना है? ये तो समझ में आ गया है मैम कि कुछ इक्वेशंस होने वाली हैं और आप उन इक्वेशंस को हमसे सॉल्व करवाओगे. ये तो बिल्कुल सही है. अगर आपने स्टार्टिंग के सेशन देखे हैं तो आपको जरूर पता होगा कि हमारे पास पेपर 3 में एक सुपर पावर है और वो सुपर पावर क्या है? ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड. हम ऑप्शंस को गायब करते हैं और फिर देखते हैं क्या सही क्या होगा. तो यस, वो मेथड्स भी सीखेंगे और ऑप्शन वाली अप्रोच पे भी वर्क करने वाले हैं. इसके साथ बच्चों मैंने अपने प्रीवियस सेशन में आप लोगों के साथ कैलकुलेटर ट्रिक्स भी शेयर की थी. अब हम आज के इस सेशन में ना एक कैलकुलेटर ट्रिक और डिस्कस करेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस पेपर में जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है वो है तुम्हारा कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर पे कमांड बहुत अच्छे से होनी चाहिए. ठीक है, चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को. आई होप आप सब बच्चे एकदम तैयार हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एंड नोट्स बनाने के लिए. सो बच्चों हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट कर दिया था सेशन. अच्छा, एक अपडेट प्रोवाइड कर देती हूँ बच्चा पार्टी. महाबली बैच, इस बैच में आप लोग अपने सीए फाउंडेशन सितंबर 24 या जनवरी 25 की प्रिपरेशन एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से कर सकते हो. बैच की स्टार्ट डेट है 23 अप्रैल. सो 23 अप्रैल से महाबली बैच एकदम बेस्ट बैच फॉर योर सीए फाउंडेशन प्रिपरेशन स्टार्ट होने वाला है. और अभी आपको मिल रहा है 50% ऑफ. तो बिल्कुल इस प्यारे से मौके का फायदा उठाइए एंड 50% ऑफ की अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना. बच्चा पार्टी, यू विल गेट 9 month ऑफ सब्सक्रिप्शन ओनली एट ₹9,000. सो बिल्कुल आप अपने सीए फाउंडेशन की जर्नी महाबली बैच के साथ स्टार्ट कर सकते हो. महाबली बैच में सीए राकेश कालरा सर आपको अकाउंटिंग पढ़ाएंगे. सीए सीएस शांतम गुप्ता सर आपको बिजनेस लॉस बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं. एंड सीए आदित्य शर्मा सर आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्लासेस देंगे. And yes, बच्चों, I am Shivani Sharma and I will be taking your paper 3 that is quantitative aptitude. Okay, so 23rd April को बैच स्टार्ट हो रहा है. 50% ऑफ का अभी ऑफर आपके पास है. बिल्कुल बैच में एनरोल कर सकते हैं यूजिंग माई कोड दैट इज SS12.
बच्चों ये हमारे बैच का टाइम टेबल है, कब कितने बजे कौन सी क्लास होगी, कब आपके पास नो क्लास जोन का ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप बिल्कुल इस टाइम टेबल का एक अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद इक्वेशंस। हम अपने पुराने सेशन में ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। आई होप अब तो आपको ना ये सारी की सारी चीजें एकदम अच्छे तरीके से यार कंठस्थ भी हो गई होगी। You all know what is constant, variable, coefficient, एक्सप्रेशन। जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में है उसे LHS कहते हैं, जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है उसे RHS कहते हैं। और इक्वेशन सेटिस्फाई कब होती है बच्चों? जब LHS RHS के बराबर होता है। सो ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। इक्वेशन क्या है? एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जहां इक्वालिटी का निशान देखने के लिए मिलता है। सोल्यूशन या रूट ऑफ द इक्वेशन क्या है? एक बार सब बताएंगे, सोल्यूशन या रूट क्या होता है? आपके इक्वेशन में वेरिएबल की वो वैल्यू जो आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी LHS को RHS के बराबर बनाती है। ये सारी की सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है अपने फर्स्ट सेशन में। तो बिल्कुल आई रियली विश कि आपने उस वीडियो को जरूर देखा है। इसके बाद बच्चों हमने बात की थी डिग्री की। सो व्हाट इज डिग्री? डिग्री क्या होता है? आपके इक्वेशन में जो वेरिएबल है ना, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज नोन एज डिग्री। और क्या तुम्हें पता है डिग्री के बेसिस पे आप अपनी इक्वेशंस को क्लासिफाई कर सकते हो एज लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन। सो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक क्या होती है? वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। क्यूबिक क्या होती है? वो इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो? 3 हो। तो इसे हम कहते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन। देन वी स्टडीड सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन में हमने क्या देखा था? एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक अननोन हो और उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। ठीक है, उसकी डिग्री भी 1 होनी चाहिए। और कितने सोल्यूशन होते हैं सिंपल इक्वेशन के? ओनली 1 रूट होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax + b = 0। तो एक डिग्री, एक अननोन, एक रूट, ax + b = 0। दिस इज योर सिंपल इक्वेशन। फिर बच्चा पार्टी हमने बहुत सारे ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आई रियली विश कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बन गए। इन क्वेश्चंस में हमें क्या ही करना था, बस ऑप्शंस को डाल डाल के चेक करना था कि कहाँ पे LHS RHS के बराबर हो रहा है। तो जितने भी क्वेश्चंस हमने किए, आई होप आपने इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। फिर बच्चा पार्टी हम लोगों ने कैलकुलेटर ट्रिक सीखी थी, जहां हमने जाना था कि भाई ये हमारे कैलकुलेटर में जो M+, M- और MRC का बटन होता है, ये तो यार बड़ा ही काम का होता है। एक बार मैं आप बच्चों को जल्दी से बता देती हूँ, आपके कैलकुलेटर में जो ये M+, M- और MRC का बटन है, इसके थ्रू हम कितने आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लास। अब मैं सोच रही हूं कि आज के सेशन की शुरुआत भी कैलकुलेटर ट्रिक के साथ कर दी जाए, लेकिन उससे पहले बच्चा पार्टी, जिस एक चीज से आप बहुत ज्यादा डरते हो, दैट इज मैम इक्वेशन बनाना बहुत डिफिकल्ट लगता है, वर्ड प्रॉब्लम, स्टोरी प्रॉब्लम। अब आप मुझे सच्ची सच्ची बताना, क्या अभी भी आपको वर्ड प्रॉब्लम, स्टोरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कत जा रही है? क्योंकि कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। हमने कहाँ मैक्सिमम इक्वेशंस बनाई? हम लोगों ने तो क्वेश्चन को पढ़ा और ऑप्शंस को एलिमिनेट किया। सो दिस इज द बेस्ट वे इन आवर पेपर 3 टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बच्चों। तो आई होप नाउ यू आर एंजॉयिंग दीज वर्ड प्रॉब्लम्स। तो हमने अपने स्टडी मटेरियल के ये वर्ड प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए थे। आई होप बच्चों आपने इन क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश की होगी, इनको सॉल्व किया होगा। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो अभी भी आपके पास मौका है, आप इन क्वेश्चंस को जरूर 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 सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। ओके, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आएगा सो दैट क्वेश्चन आई विल डेफिनेटली टेक। चलो जी, एज आई प्रॉमिस्ड यू, हम लोग इस सेशन की शुरुआत एक कैलकुलेटर ट्रिक के साथ करेंगे। और कैलकुलेटर ट्रिक क्या है? जब हमें इन नंबर्स की सिंपल पावर कैलकुलेट करना होता है। पहले ये कैलकुलेटर ट्रिक पढ़ेंगे और उसके बाद अपने टॉपिक पे जाएंगे, दैट इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं और क्या होती है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस।
तो बच्चों आज के सेशन की शुरुआत होने जा रही है कैलकुलेटर ट्रिक के साथ। सबसे पहले आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से सिंपल पावर्स को कैलकुलेट किया जाता है। बच्चों आप सोच रहे होगे मैम ये कौन सी बड़ी बात है, 9 की पावर 3 है, तो आप सिंपली 9 इंटू 9 इंटू 9 कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब बच्चों आप मुझसे चाहते हो कि 9 की पावर 3 अगर मुझे निकालना है तो मैं 9 इंटू 9 इंटू 9 कर दूं, मतलब 729। हाँ मैम इसके लिए ट्रिक की क्या जरूरत है? ठीक है कोई बात नहीं बच्चों, लेकिन जब धीरे धीरे ये पावर्स बढ़ने लगती है ना तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है और कंफ्यूजन भी हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। यार आप क्या करते हो, आप 9 लिख रहे हो फिर इंटू कर रहे हो, फिर 9 लिख रहे हो फिर इंटू कर रहे हो, फिर 9 लिख रहे हो और फिर तुम्हारे पास यार आंसर आ रहा है। Isn't it taking a lot of time? है ना, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। हम पता है इन सिंपल पावर्स को कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये तो यार आम जिंदगी है और इसका इंपॉर्टेंस हो सकता है तुमको अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन ट्रस्ट मी आगे जब चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे ना ये पावर्स बहुत बड़ी बड़ी होती जाएगी। उस समय पे जैसे 34 अगर हो गया 9 की पावर 34 तो कितनी बार आप ऐसे 9 फिर इंटू फिर 9 फिर इंटू फिर 9 फिर इंटू, कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए जब ये पावर्स ऐसी बढ़ती जाती है ना तो हमें इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर ट्रिक की आवश्यकता पड़ती है बच्चा पार्टी। अब बता दूं ट्रिक क्या है। आई एम टेलिंग यू, यू विल लव दीज ट्रिक्स जब धीरे धीरे हम लोग मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस वाले चैप्टर तक पहुंचेंगे। ओके चलो लेट मी जस्ट शेयर व्हाट इज द ट्रिक। बच्चों ट्रिक आपसे ये कहती है कि आपको पता है क्या करना है। अगर 9 की पावर 3 निकालना है, आई होप इट्स विजिबल, अगर आपको 9 की पावर 3 निकालना है तो आप अपने कैलकुलेटर पे 9 लिखिए, फिर जाके इनटू का बटन दबाइए और यहां पे पहले इक्वल टू को क्या बोलेंगे 2 और फिर दूसरे इक्वल टू को बोलेंगे 3। तो यहां पे क्या आ गया 9 की पावर 3 आ गया। सी लेट्स चेक दिस, है ना, एक बार चलो इसको जल्दी से अपन चेक करते हैं। सो बच्चों ये रहा आपका कैलकुलेटर। मुझे क्या निकालना है 9 की पावर 3, तो सबसे पहले मैंने 9 प्रेस किया, देन इनटू, उसके बाद इस इक्वल टू को सेकंड बोलेंगे, सेकंड थर्ड, और ये देखो आपके पास क्या आ गया 729 आ गया। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया। Isn't it amazing? इसका इंपॉर्टेंस धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी सीखो। फिर से बता देती हूँ एक बार, आपका ये जो भी नंबर है आपने उस नंबर को लिखना है, फिर आपने इनटू का बटन दबाना है और पहले इक्वल टू को 2 बोलना है। सो 2 3, तो इसका मतलब क्या हो गया 9 की पावर 3 आ गई। क्लियर है बच्चा पार्टी? यस एवरीवन, एक बार फिर से। सो 9 की पावर 3 हमने कैसे निकाला? सबसे पहले यार आपका ये पूरा क्लियर होना चाहिए। 9 की पावर 3 निकालने के लिए बच्चों हमने क्या किया, हमने दबाया 9, उसके बाद इनटू, अब यहाँ पे इक्वल टू को सेकंड बोलेंगे तो सेकंड थर्ड, और ये आपका 9 की पावर 3 आ जाता है, दैट इज 729। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। चलो अब इसी तेजी से बच्चा पार्टी मुझे 2 की पावर 5 बताएंगे आप सब लोग। सो 2 की पावर 5 क्या होगा, एक बार जल्दी से बताती हूं मैं आपको। 2 की पावर 5 क्या होगा, पहले ये पूरा क्लियर करेंगे। यहां पे लिखेंगे 2, ओके, देन इनटू, अब इस इक्वल टू को 2 से काउंट करना है। सो 2 3 4 5 एंड वी आर गेटिंग 32। हमें क्या मिल गया 32 मिल गया। एक बार शुड आई राइट दिस व्हाट आई डिड? तो बच्चों सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने अपने कैलकुलेटर पे जाके 2 को प्रेस किया, हमने 2 को प्रेस किया। चलो आई विल राइट इट अगेन। सबसे पहले हमने क्या किया 2 को प्रेस किया, ठीक है, उसके बाद हमने इनटू का बटन दबाया, उसके बाद हमने जब ये इक्वल टू बनाया ना तो इसको सेकंड बोला, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और हमें यहां पे आंसर मिल जाता है 32। दिस इज आवर 2 की पावर 5, दैट इज 32। एवरीवन हैव यू अंडरस्टूड? तो 2 लिखा इनटू, इसको बोलेंगे सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और ये आपकी 2 की पावर 5 आ जाती है। एक बार आप सभी बच्चे इसको फिर से चेक कर लेंगे। तो आपने करना क्या है कैलकुलेटर में, आपको करना क्या है बच्चों, सबसे पहले आप अपने कैलकुलेटर में 2 प्रेस करेंगे,
डन। सब लोग मेरे साथ कैलकुलेटर उठाओ और काम करना चालू करो। सबसे पहले क्या 2 है, 2 की पावर 5 है तो 2 प्रेस किया इनटू, फिर पहला इक्वल टू विल बी काउंटेड एज सेकंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये आ जाता है 32। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस ट्रिक, ग्रेट। चलो तो पहले इक्वल टू को क्या बोलते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और आपका आंसर आ जाएगा 32। अब सब बच्चे यार जल्दी जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएंगे। व्हाट आई हैव रिटन 3 टू द पावर 10। बच्चों 3 की पावर 10 का मुझे आंसर चाहिए। 3 की पावर 10, एवरी बच्चा विल गिव मी द आंसर। 3 की पावर 10 क्या होगा? सबसे पहले कैलकुलेटर पे यू विल प्रेस 3, ओके, देन इनटू, अब 10 पावर निकालना है तो यहां से 2 से गिनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आपके पास आ जाता है 59049। इज इट कमिंग 59049? मजेदार। फिर से बताऊं एक बार क्या किया। सबसे पहले आपने अपने कैलकुलेटर पे 3 लिखा क्योंकि 3 की पावर 10 है, सो आपने अपने कैलकुलेटर पे क्या लिखना है 3, उसके बाद इंटू, सॉरी 3 इंटू, फिर इक्वल टू, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10, एंड आपके पास आ जाता है 59049। 59049 बच्चों, ये आपके पास आंसर आ जाता है। सो दिस इज द कैलकुलेटेड ट्रिक ऑफ फाइंडिंग सिंपल पावर्स। तो सिंपल पावर्स को आप बड़े ही मजेदार तरीके से अपनी कैलकुलेटर ट्रिक के थ्रू निकाल सकते हो। अब आप बच्चे यार मुझे कमेंट सेक्शन में 6 की पावर 4 बताएंगे कैलकुलेटेड ट्रिक के साथ। प्लीज राइट द कैलकुलेटेड ट्रिक जो अप्लाई हुआ, ठीक है। चलो, सो आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस ट्रिक। अब चलते हैं बच्चों अपने टॉपिक की तरफ। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है दैट इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 अननोन्स। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 अननोन्स, और 2 अननोन्स के साथ कभी कभी 3 अननोन्स भी आ जाता है, और आपके सिलेबस में 2 अननोन्स 3 अननोन्स सब कुछ है, और सबको सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है। चलो मैं जल्दी से आपको बताती हूँ कि हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 अननोन्स दिखता कैसा है? साइमल्टेनियस का मतलब क्या होने वाला है? आपके पास यार एक से ज्यादा इक्वेशन होगी, ठीक है। 2 अननोन्स है मतलब 2 वेरिएबल्स होंगे और उन्हें आपको साथ में सॉल्व करना होता है। जैसे ये इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, आप देख सकते हैं इसमें 2 अननोन्स है, 2 अननोन्स है बच्चों, मतलब 2 वेरिएबल्स हैं, और यहाँ पे देखो जरा ये भी 2 वेरिएबल्स हैं, ओके। और आप सब जानते हो a1 b1 c1 क्या है ना? ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट, ये सारी चीजें तो पता है। तो यहाँ पे आपके पास जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 अननोन्स होती है वो कैसी होती है? इस तरीके से 2 वेरिएबल में होगी, 2 इक्वेशन है, इनको करना होता है आपको सॉल्व। सो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दूसरी इक्वेशन, ठीक है। ये आपके 2 अननोन्स हो गए, ये आपके 2 इक्वेशंस है, इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। बच्चों इन्हें जब साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करते हो ना तो आपके पास ना बहुत सारे मेथड्स हैं जो आपने अपने क्लास 10th में पढ़ा है। सो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 अननोन्स? जब हमारे पास एक से ज्यादा इक्वेशन होती है और एक से ज्यादा वेरिएबल है तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं? व्हाट आर द मेथड्स? तो मेथड्स क्या क्या है? सबसे पहले है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। सबसे पहले कौन सा मेथड है आपके पास? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आई नो आप सबको ये बिल्कुल पसंद नहीं होगा अगर आपको 10th क्लास याद होगी तो। फिर है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद है एलिमिनेशन मेथड। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम क्या हमें ये सारे मेथड सीखना है? तो बच्चों जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन सारे मेथड सीखो। आई विल सजेस्ट यू एक मेथड सीख लो और एक मेथड पे बहुत अच्छे से अपनी कमांड बना लो, ठीक है। दैट इज एलिमिनेशन मेथड। ये सबसे ज्यादा सिंपल होता है एज कंपेयर टू बाकी के सब मेथड, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन बहुत सारे मेथड है।
लेकिन आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूं कि पेपर 3 में हमारे पास तो सुपर पावर है। सुपर पावर क्या है हमारे पास, कोई बताएगा? एक ऐसा मेथड है बच्चों जो आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ा होगा। There is one method which you have not studied in your class 10th to solve the simultaneous linear equations. Any guesses? अरे मैम उस मेथड को सॉल्व कर ही नहीं सकते थे हम, उस मेथड से हम सॉल्व कर ही नहीं सकते थे क्योंकि ऑप्शंस हमारे पास थे नहीं। तो बच्चा पार्टी, दिस इज द सुपर पावर विच वी विल यूज इन आवर चैप्टर इक्वेशंस। हम किसी भी क्वेश्चन को यार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं करने वाले, सब्स्टिट्यूशन से नहीं करने वाले, और तो और एलिमिनेशन से भी नहीं करने वाले। हम लोग ऑप्शन मेथड से क्वेश्चन को उड़ाएंगे। बट जब कुछ ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स आती है ना, वहां पे क्वेश्चन वाले खेल जाते हैं। सो दे आर लाइक, अच्छा ऑप्शन मेथड से उड़ाओगे, रुको हम ऐसा क्वेश्चन बना के ऐसे ऑप्शंस देंगे जिनका तुम यूज ही नहीं कर पाओगे। तो इन दैट केसेस यू नीड टू नो एटलीस्ट वन ऑफ दीज मेथड। तो आई विल सजेस्ट यू कि भाई हम लोग ना एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे, ठीक है। सो हमें सिर्फ 2 मेथड पे काम करना है, एक है एलिमिनेशन मेथड और एक है ऑप्शन अप्रोच यानी ऑप्शन मेथड, ठीक है बच्चों। तो चलो सबसे पहले जल्दी से चलते हैं और एलिमिनेशन मेथड को सीखते हैं। सो व्हाट इज द एलिमिनेशन मेथड? एलिमिनेशन मेथड में बच्चों हम क्या करते हैं, जैसा नाम है वैसा काम है। हम यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं। किसको एलिमिनेट करें? मैम किसी भी एक टर्म को आप एलिमिनेट कर दो। आइदर यू एलिमिनेट दिस x और यू एलिमिनेट y, whatever you feel good। मैंने कहा ठीक है देख लेती हूँ किसको एलिमिनेट करूं, लेकिन एलिमिनेट तो तभी होगा ना बच्चों जब दोनों के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 5 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -1 है। कोएफिशिएंट्स तो सेम है नहीं, तो एक काम करो ना मैम, टेंशन की बात है नहीं, आप सबसे पहले कोएफिशिएंट्स को सेम बनाओ किसी भी एक वेरिएबल के और फिर उन्हें उड़ा दो। तो मैंने कहा देखो जी y को उड़ाना ज्यादा आसान है। हमारी पहली इक्वेशन को हम कहते हैं कि तुम चुपचाप से बैठे रहो, तो पहली इक्वेशंस को तो बच्चों हमने पहले ऐसे ही लिख दिया। सेकंड इक्वेशन में ना मैं प्लान बना रही हूँ, पता है मैं क्या प्लान बना रही हूँ कि अपनी इस सेकंड इक्वेशन में मैं 5 का ना मल्टीप्लिकेशन करने वाली हूँ। 5 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ, यहाँ और यहाँ। मैं अपनी सेकंड इक्वेशन के एक एक टर्म से 5 का मल्टीप्लिकेशन करूंगी। पता है क्यों? बताती हूँ। पहले बताओ 5 3 क्या होगा 15, यहाँ पे क्या होगा -5 और यहाँ पे क्या होगा 25। सेकेंड इक्वेशन के एक एक टर्म से बच्चा पार्टी मैंने 5 से ना मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखो जरा क्या फायदा मिला मुझे, ये दोनों कट जाएंगे, है ना। ये तो हम जानते हैं ना +5 -5 क्या होता है 0 होता है। इन दोनों के साइन अपोजिट थे, मैंने कहा यार कोएफिशिएंट्स को सेम बना दो, एक बार में कट जाएगा। तो बस मैंने एक काम किया, कहा कि इधर अभी 1 है, एक काम करते हैं पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैम पूरी इक्वेशन को 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, आप सिर्फ इसको ही कर देते। बेटा मैथ्स है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स ये कहते हैं कि भैया ऐसा नहीं होता है ना, कि तुमको जिसकी जरूरत है तुम बस उसमें ही मल्टीप्लाई मार दो, ऐसा नहीं, तुमको एंटायर इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। सो 5 3 15, 5 into 1 is -5 and 5 into 5 is 25। बच्चा पार्टी अब मुझे कुछ नहीं करना है, इन दोनों के अपोजिट साइन कोएफिशिएंट सेम है, तो ये दोनों बच्चा पार्टी आपके उड़ जाएंगे, ये दोनों उड़ गए। अब यहाँ पे 15 + 2 ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो 17x हो जाएगा। 9 भी पॉजिटिव है, 25 भी पॉजिटिव है, सो 9 + 25 कितना होगा, इट्स कमिंग आउट टू बी 34। अब हम सब जानते हैं अगर हमें x चाहिए तो x को सिंगल करना होता है, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो वहां जाएगा तो डिवीजन में जाएगा। सो दिस इज 34/17 एंड इट इज कमिंग आउट टू बी 2। 34 को अगर आप 17 से डिवाइड करते हो तो आपके पास 2 आ जाता है। तो मुझे मेरा x मिल गया बेटा 2। अब मुझे y ढूंढना है। y कैसे ढूंढूं यार, किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू डाल दो। तो चलो सपोज मैंने x की वैल्यू इसमें डाल दी,
सो दिस इज 2 इंटू, जस्ट अ मिनट, हमने क्या किया, हमने जाके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जल्दी से जाके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस इज 2 इंटू एक्स क्या है मेरा 2 प्लस 5y इक्वल टू 9। सो 2 2 ज़ा 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 9। तो 5y मेरे पास क्या आएगा, ये प्लस में है, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, 9 माइनस 4, तो मेरे पास क्या आ जाता है 5y इज इक्वल टू 5। 9 में से 4 गया, कितना होता है 5। अब क्या, ये इनटू में है, y को सिंगल करना है, तो y को सिंगल कैसे करोगे, इस 5 को नीचे डिवाइड में ले जाइए। सो व्हाट वी आर गेटिंग 1। तो बच्चों आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई 2 एंड y की वैल्यू कितनी मिल गई 1। और ये था तुम्हारा एलिमिनेशन मेथड। जल्दी जल्दी बताओ किस किस की यार 10th क्लास की यादें ताजा हो गई एकदम। सो बच्चों x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू आपकी 1 आ रही है। क्या सबकी यादें ताजा हो गई क्लास 10th की? तो क्लास 10th में आपने ये मेथड सीखा है, एलिमिनेशन मेथड। कुछ नहीं करना होता, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बनाओ एंड उड़ा दो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई किया, दोनों अपोजिट साइन के कैंसिल हो गए। बच्चों अगर ये दोनों सेम साइन के होते तो क्या करते, हम एंटायर सेकेंड इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, सबके साइन बदलते, कट जाता और आंसर आ जाता, ठीक है। चलो तो आगे किसी क्वेश्चन में आई विल टीच यू दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, लेकिन अभी एकदम बेसिक जान लो, क्योंकि मुझे पता है तुम भूल गए होगे, बहुत साल पहले पढ़ा था। कुछ याद आया एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं? इट्स क्लियर? ओके चलो, मैं आज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहां पे आप एलिमिनेशन लगाना। किसी क्वेश्चन में अगर अटको तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई वुड लव टू हेल्प यू बच्चों। तो यार ये तो बात हो गई कि जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होते हैं इन टू अननोन्स, उनको हम कैसे 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 सॉल्व कर सकते हैं। सबसे बेस्ट मेथड हमारे पास तो भी ऑप्शन मेथड ही होगा। अच्छा एक चीज और मुझे आपको बतानी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक चीज मुझे आपके साथ और डिस्कस करनी है जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था, एंड यू नो व्हाट, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पता है कैसे? आप क्या करते हो जब साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हो तो आपको आंसर मिलता है। अब ये जो आंसर्स हो सकते हैं ना, ये अब ना 3 टाइप के हो सकते हैं। ये जो सोल्यूशन होते हैं ये आपके 3 टाइप के हो सकते हैं। कैसे? यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, या फिर नो सोल्यूशन। तो 3 तरीके से तुमको सोल्यूशन मिल सकते हैं। अगर एल्जेब्रिकली हम इंटरप्रेट करें तो 3 तरीके से बेटा आपको आंसर्स मिल सकते हैं। या तो हो सकता है कि किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के यूनिक सोल्यूशन मिले, यूनिक सोल्यूशन मतलब क्या, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। या फिर हो सकता है किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के आपको अनंत सोल्यूशन मिले, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मिले। या फिर हो सकता है कि भाई साहब किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के हमें सोल्यूशन ही ना मिले। अब ये पेपर में पूछा जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा यार कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, या फिर नो सोल्यूशन है? तो इसके लिए ये फॉर्मूला है जो अभी अपन बच्चों को ना सीख के एकदम याद कर लेना है। तो फॉर्मूला क्या है कि देखो जी, आपके पास जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ना, आप क्या करो, इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के ना रेशियोज निकाल लो। कैसे मतलब मैम? जैसे आप बच्चों a1/a2 निकाल लो, फिर b1/b2 निकाल लो, और साथ में c1/c2 निकाल लो। a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकाल लो। अब इन रेशियोज को स्टडी करो। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाता है, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये रेशियोज इक्वल नहीं आते हैं तो हम क्या कह देते हैं कि इस केस में एग्जैक्टली वन सोल्यूशन अकर करेगा, मतलब यूनिक सोल्यूशन होगा। अब क्योंकि लीनियर इक्वेशंस है तो इन्हें ग्राफ पे बना लिया जाता है। आपसे कोई ग्राफ नहीं बनवाएगा, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर यूनिक सोल्यूशन है तो इसका ग्राफ बनता कैसे है। इसका ग्राफ बनता है इंटरसेक्टिंग लाइन से। ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पेपर में टिक करने के लिए आ सकता है। तो हमेशा याद रखना कि अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में आपको यूनिक सोल्यूशन मिलता है
तो उस केस में आपका ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस का होगा, क्योंकि ये लीनियर है। लीनियर का मतलब क्या, लाइन, ये एक लाइन बनाएगा, ये एक लाइन बनाएगा, तो यहाँ पे लाइंस कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। कब, जब आपको एग्जैक्टली वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है। कब मिलता है यूनिक सोल्यूशन, अगर a1 by a2 is not equal to b1 by b2, तो in that case we get unique solution। एक एग्जाम्पल देखना चाहते हो आप लोग, चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं जल्दी से। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, फटाफट आ जाओ। जैसे ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे चलो रेशियोज निकालते हैं फटाफट, ठीक है। तो रेशियोज क्या होंगे इधर, जैसे x के आगे वाला होता है a1, है ना, तो ये 1, x के आगे वाला क्या होगा a2, तो ये 1/3। तो मैंने यहां से a1/a2 निकाला, ये मेरे पास 1/3 आ रहा है। b1/b2 निकालना है मुझे, y के जो आगे लिखा है विद साइन वो मेरा b1 होगा, y के जो आगे लिखा है विद साइन वो मेरा b2 होगा। तो जब मैं इसे सिंप्लीफाइड करती हूँ, थोड़ा कटपिट हो सकता है ना, ये 2 1 सा 2 2 सा 4, तो मेरे पास क्या आता है, हाफ। क्या मेरा a1/a2 b1/b2 के बराबर है, नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब हमारे पास कैसा सोल्यूशन होगा, हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा। इसका ग्राफ में लाइन कैसे बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी, ठीक है बच्चों। सो हमारे पास कैसी लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और यहाँ पे आपके पास होगा यूनिक सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, ठीक है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस, इसको याद करना है, इस पे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, अगर मान लो कि a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 तीनों इक्वल आ जाते हैं, तब उस केस में क्या होता है, अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो उस केस में बच्चों आपको मिलता है कैसा सोल्यूशन, आपको मिलता है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। यू गेट इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। कब, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, अगर ये तीनों बराबर है, यू गेट इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। चलो फटाक सीधे यार इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जल्दी से। आओ भाई देखें जरा, क्या ये हमको यूनिक सोल्यूशन देगा क्या, नहीं, क्या ये हमको इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा क्या, आओ चेक करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें a1/a2 निकालना है। तो x का कोएफिशिएंट 2, x का कोएफिशिएंट 4, कट्टम पिट्टम करो, आया हाफ, 2 1 सा 2 2 सा 4। यहाँ पे निकालो जल्दी से b1/b2, तो y का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट 6, कट्टम पिट्टम करो, आया हाफ। कट्टम पिट्टम क्या होता है मैम, अरे 3 1 जा 3 2 जा 6, सिंप्लीफाई हो सकता है ना, है ना, चलो जी ठीक है। फिर यहाँ पे c1/c2 करो, c1/c2, c1 क्या है -9, c2 क्या है -18, बच्चा पार्टी माइनस से माइनस कट जाता है, और ये 9 1 जा 9 2 जा, क्या बात है, हमारे तीनों के तीनों रेशियोज कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे बच्चों। इसके कैसे सोल्यूशन होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या है कि लाइन यार एक के ऊपर एक होगी, दिस इज कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ये चीज डिस्कस कर ली है। तो बच्चों आपको क्या मिल गया, आपको मिल जाता है यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइंस। इसके बाद बात करते हैं तीसरा, दैट इज अगर मैं रेशियोज निकालूं इनके, ऐसा हो जाए कि a1/a2 b1/b2 के बराबर है, बट दैट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब स्टार्टिंग के ये दो तो बराबर है लेकिन तीसरे वाले के बराबर नहीं आ रहे, तो इस केस में आपको मिलता है नो सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन मिलता है, नो सोल्यूशन। और ग्राफ कैसा बनता है, पैरेलल लाइंस। ग्राफ कैसा बनता है, पैरेलल लाइंस। ये बस आपको याद करना है एज अ प्रॉपर्टी बच्चों, एज सच इसमें कुछ है नहीं, जस्ट यू हैव टू मेमोराइज दीज प्रॉपर्टीज, क्योंकि इनके ऊपर सवाल बन जाता है पेपर में। ओके आओ फटाफट इसको चेक कर लेते हैं जल्दी से बच्चों। यहाँ पे a1/a2 निकालो, कितना आएगा 1, और ये क्या है 2, x का कोएफिशिएंट। b1/b2 निकालिए, क्या आएगा y का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट।
C1 बाई C2 निकालिए, कांस्टेंट टर्म विद साइन, कांस्टेंट टर्म विद साइन। बच्चों ये कट सकता है ना, ये सिंप्लीफाई हो सकता है। सो 2 1 जा 2 2 जा 4, ये माइनस से माइनस कट गया, ये भी सिंप्लीफाई हो सकता है। 4 1 जा 4 3 जा, ओहो। तो आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर तो आ रहा है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ये दोनों तो बराबर आ गए, बट इसका बराबर नहीं आ रहा है ना जी, उसके बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब आपके पास कैसा ग्राफ बना है, मतलब आपके पास कैसी टाइप की सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन, यू हैव नो सोल्यूशन। और यहाँ पे लिख लो, और साथ में आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, पैरेलल लाइंस मिलती है। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर द क्वेश्चंस टू बी सॉल्व, राइट। डायरेक्टली इक्वेशंस देके आपसे पेपर में पूछा जाता है कि बताओ भाई कैसा टाइप का सोल्यूशन है। पता है ये चीज ना आपके मॉड्यूल में मेंशन भी नहीं करी है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि 10th का मैथ्स तो सबने पढ़ा है, तो ये पूछा जा सकता है और आपको ये मेरे नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई, अगर रेशियोज इक्वल नहीं है, यूनिक सोल्यूशन, रेशियोज इक्वल है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, दो इक्वल है लेकिन तीसरे के बराबर नहीं है, नो सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर। बच्चा पार्टी, लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन्स, है ना, ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन्स थे। यहाँ पे कैसी होती है इक्वेशन, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। और इनके रेशियोज हमने डिस्कस किए। बच्चों अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें टारगेट करना है। आप देख सकते हो, दिस इज एक्सरसाइज सी ऑफ योर मॉड्यूल। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे पता है क्या कहता है कि आप हमें सोल्यूशन बताइए इन इक्वेशन का। दो इक्वेशंस गिवन है, यानी साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। बच्चों ये दिख रहा है क्या? ओके, सो दिस इज 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 और दूसरी है 4x माइनस y इक्वल टू 3। ये आपकी दो इक्वेशंस हैं, आपको इनका सोल्यूशन निकालना है। मैम, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन मेथड। हम इसमें ऑप्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे? एक लिख के दिखाती हूं। जैसे इफ आई एम जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग माय ऑप्शन 1, अगर बच्चों मैं इसमें अपना ऑप्शन 1 डाल के चेक करूं, ठीक है, हम सब जानते हैं x एंड y, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, यस और नो, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस समथिंग इज मेंशन, ऐसा ही माना जाता है कि अगर ऐसी इक्वेशन है तो पहला वाला x होगा, दूसरा वाला y होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे डाल के चेक करते हैं। इस इक्वेशन का LHS लीजिए, 3x की जगह पे 1 रखिए प्लस 4, y की जगह पे -1 रखिए। जरा बच्चों इसको सॉल्व तो करना, कितना आ रहा है, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू -1 -4। ये मैंने आपको बताया है ना, प्लस का इंटू माइनस से करते हो तो माइनस आता है, ठीक है। सो 4 इंटू -1 विल बी -4, ये तो आपका -1 आ रहा है, और RHS में क्या है 7, तो ये तो इसके बराबर है ही नहीं। तो जब इस पॉइंट ने आपकी पहली इक्वेशन को ही सेटिस्फाई नहीं किया तो मैं दूसरी इक्वेशन को चेक क्यों ही करूं? क्योंकि बच्चों हमेशा याद रखना कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 अननोन से या 3 अननोन से आपका वो ही आंसर सही माना जाता है जो जितनी भी इक्वेशंस गिवन है उन सबको सेटिस्फाई करे। अगर आपने यहाँ पे एक पॉइंट रीड किया होगा तो आपने ये चीज जरूर देखी होगी, नोटिस किया होगा बच्चों, अ वैल्यू फॉर ईच अननोन which satisfies simultaneously both the equation will give the root of the equation। मतलब जो भी वैल्यू है आपका वो तभी सोल्यूशन कहलाएगा जब दोनों इक्वेशंस, अगर 2 इक्वेशंस हैं तो 2, 3 है तो 3, अगर 2 इक्वेशंस हैं तो दोनों की दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। यहाँ पे पहले ऑप्शन ने जब पहली इक्वेशन को ही सेटिस्फाई नहीं किया तो भले ही वो दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर भी दे, आई डोंट नो कर रही है या नहीं, लेकिन अगर कर भी दे तो भी ये सोल्यूशन नहीं कहलाएगा। इसको दोनों को सेटिस्फाई करना था तब भी वो सोल्यूशन कहलाता।
ठीक है, चलो जी बिल्कुल ठीक है। तो मैम पहला तो ऑप्शन नहीं है, अब क्या करें मैम, दूसरा ऑप्शन ट्राई करके चेक कर लेते हैं। सो पहला वाला x, दूसरा वाला y होगा, राइट। तो इस इक्वेशन में x की जगह पे 1 डालिए, y की जगह पे भी 1 डालिए। बच्चों 3 × 1 इज 3, 4 × 1 इज 4, आपके पास आया 7 और RHS में भी है 7। ये ऑप्शन भी आंसर है? नहीं, हो भी सकता है, आई डोंट नो, लेकिन सिर्फ एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने पे क्या मैं कह दूं ये आंसर है? नहीं, हमें चेक करना होगा कि क्या ये दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो दूसरी इक्वेशन में भी आप जरा पॉइंट्स डालो, पहला x दूसरा y, x की जगह पे 1, y की जगह पे क्या डालोगे बच्चों? y की जगह पे y डालोगे, y की जगह पे क्या है 1, तो 4 × 1 इज 4 -1, आपके पास आया 3 और इधर बैठा भी 3 था। तो हाँ, इस ऑप्शन ने दोनों ही इक्वेशन को साथ में सेटिस्फाई किया है। तो यस, दिस इज द सॉल्यूशन, कहानी खत्म। अब आप में से कुछ बच्चा सोच रहा होगा मैम आपको नहीं लगता इससे ज्यादा टाइम लग जाएगा? अभी आप सीख रहे हो, सो वी आर गोइंग वेरी स्लोली। आप जब एकदम सीख चुके होगे ना इसको, जब एक बार इस चैप्टर को पढ़ चुके होगे, प्रैक्टिस कर चुके होगे, यू विल से हाँ मैम, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड ही फास्टेस्ट है। एलिमिनेशन में टाइम लगेगा, ऑप्शंस को डाल डाल के चेक करो, जल्दी जल्दी हो जाएगा। सो पहले का जो आंसर आया है बच्चों, दैट इज बी। आई होप यार आप सबको समझ में आ गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों आप लोग ट्राई करेंगे और डरना नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, थोड़ा स्मार्टली ऑप्शंस के साथ खेला करो, ठीक है, थोड़ा स्मार्टली ऑप्शंस के साथ खेला करो। दिस आई टॉट यू इन माई प्रीवियस क्लास ऑल्सो। जैसे यहाँ पे भी आपको बताना है कौन सा सही आंसर होगा। तो पता है मैं कभी भी अगर मुझे चेक करना होगा ना, तो मैं थोड़ा स्मार्ट अटेम्प्ट करूंगी, पता है आपको। जैसे जैसे आई विल ना सबसे पहले चेक ऑप्शन सी ओनली। मैम ऐसा कैसे, आपको पता होगा, आपने बहुत बार सॉल्व किया इसलिए आप ऐसा कह रहे हो? नहीं बच्चों, अगर आप इसको देखो, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। वैसे तो देखा जाए तो पहले सिंपल इक्वेशन को सॉल्व किया करो, उसके बाद इधर आया करो, बट ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखो, मैंने ऑप्शन सी को पता है क्यों चुना, क्योंकि देखो मेरी जो पहली इक्वेशन है वो इस तरीके की है। मैंने कहा पहले उस ऑप्शन को डालते ना जिससे फ्रैक्शन कट जाए, क्योंकि आंसर में फ्रैक्शन नहीं आया है, मतलब 2 फ्रैक्शन है बट P/Q टाइप का कुछ नहीं है। चलो ठीक है, बोलोगे मैम नीचे 1 है, अरे समझ जाओ मेरे बच्चों यार, ठीक है ओके। सो मैंने पता है ऑप्शन सी क्यों लिया मैम, फिर तो अब ऑप्शन बी भी ले सकती थी, उस पर भी आऊंगी। दोनों में सबसे सिंपल कौन है? पहले ये ज्यादा सिंपल है, ठीक है। तो x की जगह पे 2 डालो, y की जगह पे 3 डालो, चेक करो क्या आता है। 2 से 2 कटा 1, 3 से 3 कटा 1 और 1 + 1 आया 2, और यहाँ पे आपका इंतजार 2 ही कर रहा था। देख के समझ में आने लगेगा बच्चों क्या डाल के चेक करना है ऑप्शन में। अब जैसे अब इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन हम खुश होके नहीं बोलेंगे कि ये आंसर है, गलत भी हो सकता है। दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं वो चेक करेंगे आप। तो ठीक है मैम, x की जगह पे 2 डालेंगे, y की जगह पे 3 डालेंगे, चेक कर लेते हैं। सो 2 + 2 × 3 6, हमारे पास आया 8 और 8 ही हमारा इंतजार कर रहा था। सो दिस इज द वे जिससे आपको यार क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन सी। बच्चों आपको पता है मैं अपनी क्लासेस में आपको इसी तरीके से बताऊंगी। सब कहते हैं ऑप्शन अप्रोच, ऑप्शन अप्रोच, ऑप्शन एलिमिनेट करो, बट उसमें भी टाइम बचाया जा सकता है। जस्ट टू स्कैन योर क्वेश्चन एंड सी विच ऑप्शन शुड आई ट्राई फर्स्ट। तो बच्चों इससे भी बहुत सारा टाइम बचता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसी तरीके से आप लोग ये सभी क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो बच्चों। तो पहले आओ फटाफट यार इसका आंसर भी दे दो, जरा इसका आंसर भी मुझे बताओ। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैंने x की जगह पे चलो ऑप्शन ए ही रख दिया, वैसे मुझे दिख रहा है वही आंसर है, देखो ना, x की जगह पे p रखा, y की जगह पे q रखा, तो तुमको ऐसा नहीं लग रहा है ये कट के 1, ये कट के 1, 1 + 1 2 और यहाँ पे बैठा था 2, ठीक है। दूसरी इक्वेशन को भी हंसते हंसते सेटिस्फाई कर रहा है यार। दिस इज x + y = p + q गिवन है, तो x की जगह पे p रखा, y की जगह पे q रखा, अरे भाई आपके पास p + q आ गया। ऑप्शन ए तुम्हारा सही आंसर है। मैम ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं क्या? बच्चों ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है,
कुछ भी आ सकता है पेपर में, स्टडी मटेरियल का सवाल है ये सब। अब आगे के क्वेश्चंस आप देखेंगे और इन्हें ट्राई करके मुझे इनके आंसर्स बताएंगे। बच्चों ये बिल्कुल मत सोचना कि मैम ये तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आपने तो इजी बताया, ये वाला बताओ, ये वाला बताओ। आपको ऐसा लग रहा है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, दिस इज नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट यूज द टेक्निक विच आई एम टेलिंग यू। सबसे पहले अगर मैं अपनी इस फर्स्ट इक्वेशन को देखती हूँ ना बच्चों, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को देखती हूँ ना, मैं सबसे पहले पता है कौन सा ऑप्शन डालना प्रेफर करूंगी, मैं ऑप्शन ए ही सबसे पहले डालना प्रेफर करूंगी। मैम आपको पता कैसे चलता है ये, देखो बताती हूँ। जैसे मेरे पास क्या है 1/16 इंटू एक्स, तो यहाँ x क्या होगा, पहला वाला x होता है, सो दिस इज 1/4 प्लस 1/15 इंटू वाई, y क्या है दूसरा वाला, मतलब 1/3। पता है मैं क्यों ऑप्शन ए की तरफ ज्यादा इंक्लाइन थी, क्योंकि मुझे दिख रहा था x की जगह 1/4 डाला ना तो ये कट जाएगा, 4 1 जा 4 4 जा 16, 1/4 आया, 3 1 जा 3 5 जा 15, 1/5 आया। ठीक है, अब ये आया तुम्हारे पास, मैंने कल आपको कैलकुलेटर ट्रिक सिखाया था m+m- वाला, उससे चेक करो आगे। 9/20 को पहले आप सिंप्लीफाई करके रख लो कितना होता है, 9 डिवाइडेड बाई 20 आपके पास बच्चों आता है 0.45। ठीक है, अब जरा इसको चेक करते हैं, अगर ये भी 0.45 आ गया तो हमारा आंसर, मतलब ऑप्शन इक्वेशन पहली को तो सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे को चेक करेंगे। आओ कैसे करने वाले हैं कैलकुलेटर पे, 1 डिवाइडेड बाई 4, 1/4 मतलब 1 डिवाइडेड बाई 4, आगे क्या है प्लस m प्लस, फिर 1 डिवाइडेड बाई 5, आगे क्या है प्लस m प्लस, फिर कर दो मेमोरी को रिकॉल, और भाई तुमको मिल गया 0.45। बच्चों तुमको मिल जाता है 0.45, समझ में आया? तो देखो कितना आसान था। ओके, इसने ऑप्शन पहले ने पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन अभी हम खुश नहीं हो सकते हैं, हो सकता है ये आंसर ना भी हो, क्योंकि उस ऑप्शन को इसको भी सेटिस्फाई करना है। तो चलो ठीक है यार, चेक कर लेते हैं जल्दी से, अब इसको हटाते हैं और सेकेंड इक्वेशन में ऑप्शन को डाल के चेक करते हैं। सो दिस इज 1/20 इंटू एक्स क्या है 1/4 माइनस 1/27, वाई क्या है 1/3। चेक करते हैं क्या ये 4/45 होगा। बच्चों पहले कैलकुलेटर पे आप 4/45 निकाल के रख लो, तो पता है ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 0.08888 और चला जा रहा है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे काम करते हैं बच्चा पार्टी। 4 1 जा 4 5 जा 20, 3 1 जा 3 9 जा 27, मेरे पास 1/5 माइनस 1/9 आता है। अब मैं चेक करती हूँ जल्दी से कैलकुलेटर ट्रिक पे, क्या इसको सॉल्व करके मुझे 0.08888 मिलता है या नहीं। दिस वाज बेसिकली 4 डिवाइडेड बाय 45। हाँ जी, तो 0.0888 मिलता है या नहीं। तो आओ कैलकुलेटर पे करते हैं। सबसे पहला काम 1 डिवाइडेड बाय 5, आगे प्लस है m प्लस, फिर 1 डिवाइडेड बाय 9, आगे माइनस है m माइनस, फिर कर देंगे मेमोरी को रिकॉल, और क्या बात है यार, तुमको मिल रहा है 0.08888। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। इस ऑप्शन ए ने दोनों को सेटिस्फाई कर दिया है। बच्चों समझ में आया? तो ये दिख रहा था बस कि ना जाने कितना खतरनाक होने वाला है मैम, पर क्या था इसमें बेटा, क्या था इस क्वेश्चन में? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। ठीक है, सो फोर्थ का हमारे पास जो आंसर आ रहा है, यस इट्स ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, अब ये आगे के क्वेश्चंस आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क। आई वॉन्ट यू पीपल टू प्रैक्टिस दिस। मैं बता सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार तुम भी ट्राई करो। ओके उसके बाद क्लासेस में हम हर एक क्वेश्चन को वैसे भी डीप में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो उसका ना तुमको टेंशन नहीं लेना है। अब तुम्हें पता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 अननोन्स तो आपने पढ़ा है, 3 अननोन्स भी हो सकते हैं। जैसे इधर देखिए आप, यहाँ देखो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, वाई जेड अपॉन वाई प्लस जेड, जेड एक्स अपॉन जेड प्लस एक्स। क्या हमें इस क्वेश्चन को देख के डरना है क्या? मैम ये तो बताया नहीं कैसे होगा। ऑप्शन ही तो एलिमिनेट कर रहे हो, ऑप्शंस को डाल डाल के चेक कर लो जल्दी से। याद रखना एक्स वाई जेड है ना,
पहला x फिर y फिर z, तो हमेशा उसी सीक्वेंस में ऑप्शंस गिवन होता है, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। ठीक है, चलो ऑप्शन ए को डाल के चेक करते हैं क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे पहले इधर डालू x इंटू वाई, क्या मैं कैलकुलेटर पे कर सकती हूँ? मैं कैलकुलेटर पे कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो बच्चा पार्टी x इंटू वाई मतलब 120 इंटू 60, ठीक है। डिवीजन में क्या जाएगा, x प्लस वाई मतलब 120 प्लस 60 यानी कि 180 डिवाइडेड बाय 180, ये तो 40 आ रहा है और ये 20 आ रहा है। मैम ऑप्शन ए ने पहली इक्वेशन को ही सेटिस्फाई नहीं किया है, तो आप आगे का चेक ही मत करो, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, चलो एक्स वाई, यहाँ पे ये x है ये y है, मैं इसको चेक कर रही हूँ क्या 20 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो 60 इंटू 30, 60 इंटू 30 1800 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई मतलब 60 प्लस 30 यानी कि 90, बच्चा पार्टी 20 आ रहा है। हम टिक कर दो, यही आंसर होगा, तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना है उसे। अच्छा चलो ठीक है, इसको तो कर रहा है, अब इसको चेक करते हैं बच्चों। ये y इंटू जेड करो जरा, तो 30 इंटू 120 डिवाइड करना है आपको y प्लस जेड यानी 150 से, 24 आ रहा है बेटा जी, और ये 40 है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ जी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। सो कोई मतलब नहीं है, नहीं है कोई मतलब। चलो अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो कोई मतलब ही नहीं है। मैम इसको तो कर रहा था, तीनों को करना होगा। अच्छा अब इसको देखते हैं, आ जाओ। ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका z है। चलो जी पहले फर्स्ट को चेक करते हैं, 30 इंटू 120, 30 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 150 नहीं आ रहा। मैम पहला ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी नहीं है, तो जब सब कट गया है तो 100% ऑप्शन डी तुम्हारा सही आंसर होगा। चलो सब्स्टिट्यूट करके फटाफट चेक कर लेते हैं जल्दी से। सो 30 इंटू 60 करो, 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 90 हो जाएगा, 20 आ रहा है यार, ठीक है। 60 प्लस 30 इज 90, सेटिस्फाइड। इसको भी चेक कर लेते हैं y इंटू जेड। मैम पेपर में भी करना पड़ेगा जब पता है सब कट गए तो, नहीं आई एम जस्ट वेरीफाइंग इट, आप भी कर सकते हो देखने के लिए। y इंटू जेड तो 60 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 180, 40 आ गया, एंड सो ऑन, ये भी सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है बच्चों। तो अगर आपके सिलेबस में ऐसा कोई सवाल आ जाता है जहां पे 3 अननोन्स है, तो भी आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। अब एक जस्ट एक प्रैक्टिस है, अगर ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं आपको, क्या इसमें कुछ ऐसा है जो हमने अपने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था उससे कुछ अलग है? वहां भी तो हम यही कर रहे थे, फर्स्ट लेक्चर में भी तो हम यही कर रहे थे, वैल्यूज को डाल के बस LHS इक्वल टू RHS चेक कर रहे थे, और यहाँ भी हम वही कर रहे हैं। बस यहाँ नया ये है कि एक से ज्यादा वेरिएबल है, और अगर एक सोल्यूशन ने एक इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आंसर होगा। उस सोल्यूशन को जितनी भी इक्वेशंस प्रेजेंट है सबको सेटिस्फाई करना होगा, अगर सबको सेटिस्फाई करेगा तो ही वो आंसर कहलाएगा, ठीक है। बस ये छोटी सी बातें हैं जो आप याद रखेंगे, और इन क्वेश्चंस को बच्चों एक बार ट्राई करेंगे। दैट क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई, ओके। हम उसे सॉल्व करेंगे, लेकिन एक बार मैं चाहती हूं आप ट्राई करो, जस्ट प्रैक्टिस करो। हर एक क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का वी विल सॉल्व, सो डोंट वरी। यहाँ पे हम बस एक बार समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है, सिलेबस में है क्या, ये क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है, क्या अप्रोच है। आप बच्चे मुझे खुद बताओ, क्या तुम्हें अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया, क्या कुछ भी डिफिकल्ट लग रहा है? क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि मैम ये क्वेश्चन तो मेरे से बनेगा ही नहीं? बस तुम्हें आराम से फ्री होके ऑप्शंस को डाल डाल के चेक करना है, दैट्स इट। और मैं तुम्हें मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। सो कोई टेंशन नहीं लेना है, ना जाने हम कितनी बार इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं अपने पूरे प्रिपरेशन जर्नी में, ठीक है बच्चों। चलो अब बात करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। अब पता है इस वर्ड प्रॉब्लम को जब तुम देखोगे ना, तुम बोलोगे चाहता क्या था ये। बच्चों एक बार रीड करो इसे, एक बार रीड करो। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन्स आर इन द रेशियो 4:5। कोई 2 इंसान है, तो पहले इंसान की इनकम है I1, दूसरे की है I2।
तो इनके इनकम का रेशियो गिवन है 4:5, तो इसे हम 4/5 लिखते हैं। एंड देयर मंथली एक्सपेंस, उनने जो खर्चा किया है, एक्सपेंस का रेशियो मतलब पहले वाले इंसान का मान लो E1 है, दूसरे वाले का मान लो E2 है, तो उनके एक्सपेंस का रेशियो क्या है 7:9, यानी कि 7/9। इफ ईच सेव ₹50 पर मंथ, अगर हर इंसान 50 रुपए पर महीना बचाता है तो बताओ मंथली इनकम क्या है उनकी। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तुम अभी टेंशन में आ गए होगे, मैम पता नहीं इनकम, एक्सपेंस, सेविंग क्या करना है इस क्वेश्चन में, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं करना है। ट्राई तो करो एक बार सॉल्व करने के लिए। इनकम का रेशियो आपको गिवन है और आपसे इनकम पूछ रहा है, मतलब इनकम पूछ रहा है तो ऑप्शन में इनकम दिया है। जरा चेक तो करना कि कौन से रेशियो को काट के तुम्हें 4/5 मिल जाता है। अगर तुम पहले ऑप्शन को बच्चों देखते हो तो 500/400, अगर तुम इसे काटते हो तो तुम्हें 5/4 मिलता है, जबकि इनकम का रेशियो क्या गिवन है 4:5। अगर तुम अपने सेकंड ऑप्शन को देखते हो, ये भी इनकम है, ये भी इनकम है, अगर आप इसका रेशियो निकालते हो तो आपके पास क्या आएगा 400/500, ये कट गया, क्या आ रहा है इनकम का रेशियो 4/5, और हमें गिवन भी 4/5 था, तो लो भैया ऑप्शन बी हो गया, क्योंकि ये तो कभी भी 4/5 हो नहीं सकते। ठीक है, समझ में आया? कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, वेरी सिंपल। इनकम का रेशियो गिवन था, इनकम तुमसे पूछे थे, चेक कर लो कौन सा इनकम 4:5 आएगा। मैम हमको तो रेशियो आता ही नहीं है। रेशियो में कुछ नहीं करना होता है बेटा, रेशियो निकालना है, इसको इससे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है मतलब काट दो, जो कट रहा है उसे काटो, दैट्स इट। ठीक है, सो ये तुम्हारा सवाल था क्वेश्चन नंबर 1। अब खुद ही बताओ इसमें क्या था इस सवाल में। ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है यार, दिस इज अ गुड क्वेश्चन बच्चा पार्टी। फाइंड द फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू हाफ। एक फ्रैक्शन बताइए जो हाफ के बराबर है when both its numerator and denominator are increased by 2। फ्रैक्शन समझते हो? फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है। मान लो ये कोई मेरा फ्रैक्शन है, अगर इस फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को मैं 2 से इंक्रीज कर देती हूं ना, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो हाफ बन जाता है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है आपसे। फिर आगे क्या बोलता है कि इट इज इक्वल टू 3/4। आपका जो फ्रैक्शन है, आगे बोल रहा है ये कि आपका जो फ्रैक्शन है वो 3/4 बन जाता है। इट इज इक्वल टू 3/4 कब? व्हेन बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 12। बोथ मतलब क्या? जब हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 12 से इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन 3/4 बन जाता है। तो बताओ कौन सा है वो फ्रैक्शन जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने कहा चलो ठीक है भैया, फ्रैक्शन बताना है जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। आप बच्चे एक बार इसको ट्राई करके बताएंगे मुझे क्या बोल रहा है ये। मैम देखो ऑप्शन से सॉल्व करो, कुछ भी नहीं कह रहा है ये आपसे कह रहा है कि अगर मान लो मैम ये मेरा वो फ्रैक्शन था, सपोज 3/8, अगर मैं इसके न्यूमिनेटर को 2 से बढ़ा दूं और डिनोमिनेटर को 2 से बढ़ा दूं, जरा चेक करना मैम कितना आएगा। 3 + 2 5, 8 + 2 10, जरा सिंप्लीफाई करना। अरे क्या बात है मैम, 1/2 ही आ रहा है। खुश मत हो ना, दूसरे को भी चेक करो, क्या दूसरे वाली कंडीशन भी लग रही है इस पे। अगर मेरा फ्रैक्शन 3/8 है, अगर इसके न्यूमिनेटर को 12 से बढ़ा दूं और इसके डिनोमिनेटर को 12 से बढ़ा दूं तो मेरे पास क्या आएगा, 12 + 3 15, 12 + 8 20। कटिफिकेशन करो यार, इसमें चीजें थोड़ी सी कट हो जाएगी इसमें, तो क्या आएगा 5 3 = 15, 5 4 = 20। क्या बात है यार, ऑप्शन ए तुम्हारा आंसर हो गया। बच्चों मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑप्शन ए तुम्हारा सही आंसर हो गया इसमें। तो हमने इसमें क्या किया, क्वेश्चन को पढ़ा, ऑप्शन को डाला, आंसर निकाला। इसने कहा एक फ्रैक्शन ऐसा है, सुनो 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 सुनो। मैंने कहा क्या, बोलो 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 बोलो। एक फ्रैक्शन ऐसा है, अगर उसके न्यूमिनेटर को 2 से बढ़ा दे, अच्छा, और उसके डिनोमिनेटर को 2 से बढ़ा दे तो वो फ्रैक्शन हाफ बन जाता है। मैंने कहा ठीक है, ऑप्शन उठाती हूँ। मान लो वो फ्रैक्शन 3/8 था, इसके न्यूमिनेटर को 2 से बढ़ाया, डिनोमिनेटर को 2 से बढ़ाया, मेरे पास
इसे सिंप्लीफाई करके 1/2 आया, इनको भी वही चाहिए था। प्रश्न का चलो क्या बात है, आगे सुनो। उसी फ्रैक्शन में अगर हम दोनों को 12 से बढ़ा दे, किन दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, अच्छा तो वो फ्रैक्शन 3/4 बन जाता है। मैंने कहा ठीक है, 3/8 को उठाया, न्यूमरेटर को भी 12 से बढ़ाया, डिनोमिनेटर को भी 12 से बढ़ाया, 12 + 3 15, 12 + 8 20। सिंप्लीफिकेशन करो, 5 3 जा 5 4 जा 3/4 आपके पास आ जाता है। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। क्लियर है सबको? तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, क्योंकि इसने चीजों को सेटिस्फाई किया। आई होप बच्चों आपको ना आज के सेशन में हमने जो भी चीजें डिस्कस करी है, जो भी पढ़ा, सब कुछ क्लियर हो गया है। हम इन एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। पहले आप सब बच्चे आराम से एकदम धीरे धीरे इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ट्राई करो, क्योंकि सब में एक ही अप्रोच फॉलो हो रही है। हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको एक आइडिया मिल गया है कि हाँ यार इस इक्वेशन में कर क्या रहे हैं और पेपर 3 हमसे चाहता क्या है। पेपर 3 में जो चैप्टर 2 इक्वेशन है वो हमें क्या सिखाना चाहता है कि भाई स्मार्ट वर्क करना है, ऑप्शंस को डाल के एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंचना है। पेशेंस आपका चेक हो रहा है कि तुम कितने पेशेंटली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सो यही सारी चीजें हैं बच्चों जो अभी तक हमने डिस्कस किया। अभी जो हमारा नेक्स्ट सेशन आने वाला है ना, वो बहुत ही ज्यादा मजेदार सेशन होने वाला है, क्योंकि उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक को जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके सीए पेपर 3 में उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपके फाउंडेशन में पेपर 3 में उसमें बहुत 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 सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप जरा सोच के मुझे बताना कि वो चैप्टर कौन सा हो सकता, वो टॉपिक कौन सा हो सकता है। मुझे लगता है तुम लोग सोच चुके हो। यस, वी विल डिस्कस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ओनली। अभी जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग, अगर आपके पास बिल्कुल ये क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इन क्वेश्चंस को ना सॉल्व करने की कोशिश करना एक बार आराम से। सभी मेथड को एक बार रिवाइज करो। मैं आपको मिलूंगी अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन प्लीज टेक केयर।